नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हो गया ऐलान, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस। कल मुंबई के आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण। गाजीपुर बॉर्डर से लौटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं जा सके संभल। यूपी पुलिस ने रोका तो कार पर चढ़े जाम में फंसे लोगों ने कांग्रेसियों को पीटा। सुखबीर सिंह बादल पर हुआ जानलेवा हमला, स्वर्ण मंदिर के बाहर दरबान बनकर काट रहे थे सजा, मौके से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, एमपी एमएलए कोर्ट के सशरीर पेश होने के आदेश पर लगी रोक। 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से अमेरिका नाराज, मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान का किया आह्वान, पकड़ा गया मोहम्मद यूनुस, सरकार का बड़ा झूठ। सबसे पहली खबर में बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद मुख्यमंत्री को लेकर लंबे समय से बरकरार सस्पेंस फाइनली खत्म हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को सर्वसहमति से नेता चुन लिया गया है। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र की महायुति सरकार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जो कि कल 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजित पवार राज्य के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी डिप्टी सीएम को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी ऐलान नहीं हो पाया है। अब तो फाइनल हो गया, हम लोग शुरू से ही ये बात बोल रहे थे। देखिए, वो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी धराशायी हो गई, जो बड़ी बड़ी आंखें बना करके टेलीविजन चैनलों पे, यूट्यूब के ऊपर भाषण दे रहे थे कि कुछ बड़ा खेल होने वाला है। जैसे राजस्थान में अचानक से किसी व्यक्ति को सामने लाया गया, जैसे छत्तीसगढ़ में, जैसे मध्य प्रदेश में अचानक से एक अननोन शख्स को मुख्यमंत्री बना दिया गया, वैसा ही खेल महाराष्ट्र के अंदर होगा। हो गया, खेला इन लोगों के साथ हो गया। इनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो एक तमाम एक मीडिया में एक गैंग है, इनका फ्रस्ट्रेशन का कोई लिमिट नहीं है। सोते जागते ये लोग सिर्फ मोदी मोदी, उसको गालियां देने के अलावा कोई काम नहीं है। इंफॉर्मेशंस होते नहीं इनके पास, तो थ्योरीज ये लोग गढ़ते हैं। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा गया। अब इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रही बात कि नागपुर पहुंच करके जब अमित शाह ने कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस को जिताओ, इसका मतलब क्या होता है? जब प्रधानमंत्री मोदी बार बार इशारे कर चुके, इसका मतलब क्या होता है? बार बार आरएसएस देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठ के कोऑर्डिनेशन की मीटिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? नाम बदल जाएगा। ये क्या चल रहा है? ये राहुल गांधी की पार्टी है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और ये जीत सिर्फ चुनाव की जीत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को साबित किया कि महाराष्ट्र जैसे इंपॉर्टेंट और इतने बड़े राज्य के वो सर्वोच्च लीडर हैं। ये जो दंभ और अहंकार था उद्धव ठाकरे का, कि जो मीटिंग करते थे अमित शाह से तो बाहर घंटों इंतजार करवाते थे, उसका यह जवाब है। पिछली बार जनता ने कहा था देवेंद्र फडणवीस को कि फिर से राज करो, बहुमत देकर के वापस लौटाया था। शरद पवार ने खेल किया। आज देखिए, उद्धव ठाकरे शरद पवार को मुंह दिखाए नहीं दिखा पा रहे हैं। मीडिया के सामने में आने में उनको लज्जित महसूस करना पड़ रहा है। तो ये न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत है, बल्कि देवेंद्र फडणवीस ने ये इंश्योर किया कि जो महाराष्ट्र के अंदर में बड़े ही इनसिक्योर किस्म की राजनीति होती थी, कोई किधर कोई इधर कोई उधर, जो उलट पुलट जो होता था, इस सब तरह की राजनीति के ऊपर विराम लगाया है। जी,
वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज संभल के लिए निकले, लेकिन उनके काफिले को गाजीपुर फ्लाईओवर पर ही रोक दिया गया। प्रशासन की सख्ती के बाद आखिरकार राहुल गांधी को वापस लौटना पड़ा। संभल जाने से रोके जाने पर सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता है, उनके पास संवैधानिक अधिकार है। इस बीच बैरिकेडिंग के कारण ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और नारेबाजी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ जाम में फंसे लोगों ने नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद कांग्रेस समर्थकों से उनकी झड़प हुई। पहले फिर गुस्साए लोगों ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई भी कर दी। आज तो गजब हो गया। देखिए, मैं तो खुद फंसा हुआ था, मैं तो उधर से ही आता हूं। पूरा 3-4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। लोग कांग्रेस पार्टी को कोस रहे थे, भाई क्यों जा रहे थे, भाई आप संभल जाकर के आप क्या करेंगे। ये गिद्धों वाली राजनीति, लाश देखा नहीं, बस मंडराना चालू कर दिया आप लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लॉ एंड ऑर्डर किसी तरीके से वहां पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो सबके लिए मना किया गया है। ये कोई गांधी परिवार का तो देश नहीं है कि युवराज ने कह दिया मैं वहां जाऊंगा तो सारे लोग पलक पावरे बिछा दें, रास्ते खाली कर दें कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। 10 तारीख तक वहां कौन नहीं जा सकता, मतलब कौन नहीं जा सकता। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, संभल तो दूर, यूपी के अंदर घुसने नहीं दिया गया। ट्रैफिक जाम इतना लंबा, तो पहले लोगों ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ वहां पे झड़प हुई और उसके बाद मारपीट शुरू हो गया। तो ऐसा काम क्यों करते हो आप कि जिसमें आप न वहां जा पाए, ना आपको कोई उससे बेनिफिट हुआ, और जो साथ में गए वो पिट के आ गए आपके। तो ये दरअसल इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह का जो शो ऑफ है, वो इसलिए कि जो इंडी गठबंधन है उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव सेक्युलरिज्म पॉलिटिक्स, कि हम आपसे ज्यादा बड़े मुस्लिम परस्त हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हम हैं, इसी का तो कंपटीशन चल रहा है। केजरीवाल में, ममता में, अखिलेश में, तेजस्वी में, राहुल गांधी में, ये आपस में ही। भाई अगर नेता प्रतिपक्ष हैं आप और आपको अधिकार है, तो संवैधानिक पद पे हैं राहुल गांधी जी, अच्छा बहुत अच्छी बात है। नेता प्रतिपक्ष है तो आप अकेले क्यों जा रहे थे? आप कहते कि भाई इंडी गठबंधन का डेलीगेशन जाएगा, तब तो बात होती। यहां पॉइंट स्कोरिंग करना है, पॉइंट स्कोरिंग करना है, मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर नजर, और इस तरह का काम पूरी तरीके से ये पूरा प्रपंच राहुल गांधी का आज फेल हो गया। जी, इस खबर में बात सुखबीर सिंह बादल की। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। बेअदबी मामले में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में धार्मिक सजा काट रहे सुखबीर सिंह बादल को सुबह गोली मारने की कोशिश की गई। हालांकि इस घटना में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए। हमलावर ने गोली चला दी थी। दरबार साहिब के सामने हमलावर की फायरिंग से स्वर्ण मंदिर परिसर में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि हमलावर खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल रहा है। आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा है। आरोपी हमलावर पर पहले से भी कई हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है। अब ये खालिस्तानी से इसके तार जुड़े हुए आ रहे हैं जो आरोपी पकड़ा गया है। देखिए, इसके 2 एलिमेंट्स हैं। पहली चीज ये, वहां की सरकार क्या कर रही है। आपका अपोजिशन का एक लीडर मरते मरते बचा है, वो तो ऊपर वाले ने बचा दिया। वो तो रिवॉल्वर निकाल लिया, ठोकने ही वाला था कि सुखबीर सिंह बादल के साथ शायद उसके बॉडीगार्ड थे या कोई थे, जो उसके हाथ को पकड़ लिया। अगर हाथ मिस हो गया होता तब तो गोली सीने पे थी, और उसके बाद उसके हाथ को नीचे आने नहीं दिया गया, ओवर पावर करके उसको खत्म किया गया। मुझे एक बात बता दीजिए कि यह काम किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में होता और किसी अपोजिशन लीडर के ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला हो गया होता तो क्या होता। और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई पानी फेंक देता है केजरीवाल के ऊपर
तो ये ड्रामेबाज ये कहना शुरू कर देता है कि मुझे जला के मारने की साजिश थी। माफी मांगनी चाहिए आम आदमी पार्टी के लोगों को कि भाई वहां तो ऐसा नहीं कि पुलिस आपके सब कुछ तंत्र आपके पास है। दूसरा सवाल, ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी है। चंडीगढ़ में जेल ब्रेक करने वाले में ये आदमी जो 3 खालिस्तानी जो वहां से निकाले गए उसको अपनी गाड़ी में बिठा के लेकर के गया था, जेल गया। ये पाकिस्तान में जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आया है और बताया जा रहा है 2 दिन से वो आसपास में मंडरा रहा था, 2 दिन से मंडरा रहा था। तो ये तो पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से इसने बेनकाब कर दिया। और दूसरी चीज, फिलहाल पंजाब के अंदर खालिस्तानियों बेरोक टोक होकर के वो ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी साबित हो गया। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी की कोई जिम्मेदारी है, कोई जवाबदेही है या नहीं है, ये सवाल मीडिया वालों को पूछना चाहिए। कहानी सुखबीर सिंह बादल की चल रही है, लेकिन देखिए बेशर्मी का आलम क्या है। सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा, क्यों? एडवर्टीजमेंट चल रहा है, माल आ रहा है पंजाब की सरकार से, एडवर्टीजमेंट हाई रेट के ऊपर हर ब्रेक में चल रहा है कि वहां ड्रग्स को रोकने के लिए कोई नया इंतजाम किया गया है ना। जैसे बाकी देश के राज्यों में ड्रग्स को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट आ रहा है। तो मीडिया वालों ने इस सवाल को ही गायब कर दिया कि इस तरह की चीजें वहां खालिस्तानियों को जो फ्री रन दिया जा रहा है उसके लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की वहां की जो सरकार है वो जिम्मेदार है, ये गायब कर दिया गया। जी। और अब बात हेमंत सोरेन की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रांची एमपी एमएलए की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के तरफ से दर्ज केस में व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश भी दिया था। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीएम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में सशरीर पेश नहीं होना होगा। वहीं अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। कितनी बड़ी राहत मानी चाहिए हेमंत सोरेन? देखिए बहुत बड़ी राहत है। ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई चीफ मिनिस्टर किसी भ्रष्टाचार के केस में, खास करके ईडी के केस में, वो बार बार अदालत जाए, कोर्ट में खड़ा हो, सवाल जवाब हो। ये इट डजंट ऑगर वेल। तो ये फैसला उसी हिसाब से ऐसा नहीं कि उनको बरी कर दिया गया है या फिर उनके ऊपर जो आरोप लगे वो झूठे हैं, लेकिन एक कट से भी है कि चलो भाई अभी चुनाव जीते हैं हेमंत सोरेन बहुत, और अपने कैपेसिटी, अपने बदौलत इन्होंने चुनाव जीता है, अच्छा चुनाव जीता है। तो कम से कम ये चलो केस चलता रहेगा, वकील ही तो बातचीत करते हैं, वहाँ पे खड़ा होकर के जो आरोपी हो वो करता कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ उसको सशरीर वहाँ पे सिर्फ खड़ा रहना पड़ता है, बाकी सारा काम तो वकील करते हैं। तो वकील अपना काम करेंगे, ये राहत मिली है। तो वो जो हर बार कोर्ट में जाना, वहाँ से लज्जित होकर के आना, अखबार में फोटो छपना, उससे वो बच जाएंगे। और नेता अगर है तो सबसे बड़ी चीज़ तो वही पब्लिक परसेप्शन ही तो सबसे बड़ी उनका जो आभूषण होता है वो रिस्टोर किया गया है। जी। आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच यूएस ने नाराजगी जाहिर की है। अमेरिकी सांसद ब्रांट शमरन ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यह पूर्ण दायित्व है कि वह हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करे और हाल में हुए हमलों और उत्पीड़न के कारण हजारों अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरोध में प्रदर्शनों का सार्थक रूप से समाधान करे। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस सरकार ने ऐसा दावा किया है जिससे उसका झूठ पकड़ा गया है। सरकार ने दावा किया है कि शेख हसीना के शासन की तुलना में अब हिंदू अधिक सुरक्षित है। हालांकि यह दावा उन तस्वीरों और वीडियो के ठीक विपरीत नजर आता है जिसमें हिंदू समुदाय पर हमला करते हुए कट्टरपंथियों को देखा जा सकता है। अमेरिका ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लेते हैं? देखिए, ये मोहम्मद यूनुस जो है वो एक कठपुतली व्यक्ति है, इससे देश नहीं संभल रहा। ये जमातियों के, जिहादियों के गोद में जा बैठा है। सत्ता का जो लालच है उसमें वो अंधा हो चुका है। और ये सारी चीजें, जो इस तरह का बयान जो उसने दिया, इसका मतलब ये है कि इसने
ये जो हिंदुओं के ऊपर जो हमला हो रहा है उसके जरिए राजनीति करने की कोशिश की। भाई आपको ये कहना चाहिए कि भाई जो कुछ भी हो रहा है कानून के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये शेख हसीना को घुसाने की क्या बात हो गई? शेख हसीना को इसलिए बुलाया जा रहा है, उसका नाम लिया गया कि उस जमाने में ज्यादा वो अनसेफ थे। तो आपने एक चीज तो मान लिया कि भाई अभी भी अनसेफ है, उस समय ज्यादा थे अभी कम है, ठीक। तो आप तो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपको केयरटेकर बनाया गया है। इसीलिए ये तथाकथित डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गया दिल्ली के अंदर, ढाका के अंदर। अब सवाल क्या है कि देखिए, जहां कहीं भी गंदगी होगी तो वो बदबू तो करेगा ही। कितना भी डिओड्रेंट लगा दें, कुछ भी कर दें, कितना भी उसमें जो है इत्र छिड़क लें, कुछ नहीं होने वाला। इससे पहले इंग्लैंड के पार्लियामेंट में सवाल उठा, अब अमेरिका में सवाल उठा, दुनिया भर से यह सवाल उठाया जाएगा और अंततोगत्वा ये भारत के हवाले ही होगा कि भारत इस मामले को कैसे डील करता है। अभी खेल शुरू हुआ है। 20 तारीख को जब फुल फ्लेजेड डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे, तब आप देखिएगा कि बांग्लादेश की हालत क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।